स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड, यानी कि उठो जागो और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी कि आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते हैं, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां हैं। आपको हर हालत में अपने टारगेट को अचीव करना ही है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 15 जुलाई के करेंट अफेयर पे। और देखिए आज का वीडियो जो है इसको पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल में, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा जो कि पिछले करेंट अफेयर पर आधारित होगा। तो इस टेस्ट को देखिए अपना मूल्यांकन जरूर कीजिएगा कि आपने पिछले करेंट अफेयर में कितना सीखा था। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर से पूछे गए सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्ट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का ये जिला आपका है बिलासपुर। और दूसरा था कि हाल ही में भारत ने किस देश से भारतीय सेना के लिए 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है। तो देखिए देश आपका अमेरिका है। और तीसरा था कि कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। तो देखिए देश अपना भारत ही है। और देखिए इस न्यूज़ से जुड़े कुछ और भी फैक्ट थे जो कि मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था, तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर लेगा। और चौथा था कि हागिया सोफिया संग्रहालय किस देश में स्थित है, जो कि अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में था क्योंकि इसको जो है अभी हाल ही में उस देश की सुप्रीम कोर्ट ने उसको मस्जिद में यानी कि इस संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का फैसला सुनाया है। तो देखिए ये तुर्की में स्थित है। याद रखिएगा कि हागिया सोफिया संग्रहालय तुर्की में स्थित है और तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदल दिया जाए। और इस मस्जिद का इतिहास क्या है, इस संग्रहालय का इतिहास क्या है, ये पहले क्या था, ये चर्च था या फिर मंदिर था, इसके बारे में जानने के लिए आप परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए पांचवा था कि हाल ही में कौन दोबारा सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए व्यक्ति आपके हैं ली सीन लुंग। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। तो देखिए जो आपका ये रोको टोको अभियान है इसको स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। याद रखिएगा कि शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इनके द्वारा भी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। और ये रोकना टोकना क्या है, देखिए यहाँ पे पुलिस वाले हैं और यहाँ पे इस महिला से और इस पुरुष से पूछ रहे हैं कि आपने मास्क लगाया है या नहीं लगाया। महिला ने तो मास्क लगाया है, पुरुष ने शायद नहीं लगाया। ठीक है, तो ये जो है जो आपका रोको टोको अभियान है, तो देखिए ये अभियान उन लोगों पर केंद्रित है जो मध्य प्रदेश राज्य में बिना मास्क के जो है घूम रहे हैं, यानी कि मास्क नहीं पहन रहे हैं। और देखिए मध्य प्रदेश राज्य में इस रोको टोको अभियान को जो है चुनिंदा संगठनों, इसमें जो पुलिस वाले हैं ये भी शामिल होंगे, तो चुनिंदा संगठनों के द्वारा स्वेच्छा से चला जाएगा। और इस अभियान के अंतर्गत जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनकर घूम रहे हैं उन व्यक्तियों से जो है मास्क की कीमत के एवज में यानी कि उनको मास्क दिया जाएगा ज़बरदस्ती कि भैया तुम मास्क पहनो, और 20 रुपये उनसे जो है लिए भी जाएंगे। तो ये आपका है रोको टोको अभियान, इसको स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश में, इसको याद रखिएगा। और देखिए दूसरा प्रश्न है कि किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए जो आपका ये मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये इस साल दिया जाएगा अशोक कुमार को। और अशोक कुमार कौन है, देखिए आपने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले एक हॉकी प्लेयर थे जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद, इनके बारे में सुना होगा। तो इन्हीं के ये सुपुत्र यानी कि बेटे हैं कौन, अशोक कुमार। और अशोक कुमार जो है ये 1975 की जो विश्व कप टीम की विजेता थी उसमें ये शामिल थे। और आपको बता दूं इनको जो है यानी कि अशोक कुमार को मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस पर आयोजित एक समारोह में ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। और देखिए इस बार ये जो आपका ये पुरस्कार समारोह होगा ये ऑनलाइन होगा, वर्चुअल होगा, तो इसमें वर्चुअली जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि जो आपका ये मोहन बागान दिवस है, ठीक है, ये कब मनाया जाता है। तो देखिए ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को अशोक कुमार को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए जो आपका मोहन बागान है तो इसने जो है 29 जुलाई को 1911 में इसी दिन यानी कि 29 जुलाई को IAF शील्ड में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था। तो इसीलिए जो है हर साल 29 जुलाई को हम मनाते हैं मोहन बागान दिवस।
और मोहन बागान क्या है? देखिए मोहन बागान एक फुटबॉल क्लब है जो कि कोलकाता में स्थित है। और तीसरा प्रश्न है कि ईरान ने हाल ही में किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? देखिए ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो चाबहार परियोजना है, चाबहार परियोजना जो है ये ईरान से संबंधित है। और पहले थोड़ा सा मैप में जाएंगे और इस परियोजना को समझेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आगे। देखिए ये अपना इंडिया का पार्ट है, ठीक है, और ये आपका थोड़ा सा गुजरात वाला कक्ष वाला पार्ट है और बगल में नीचे महाराष्ट्र वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ से भारत सरकार ने एक परियोजना चलाई थी। देखिए यहाँ पे क्या था, हमारा ऊपर जम्मू कश्मीर में कुछ पार्ट हमारा जो है कब्जा किया हुआ है चीन ने, तो हमारा जो रास्ता है डायरेक्ट अफगानिस्तान जाने का वो रुका हुआ है, तो पाकिस्तान हमें उधर जाने नहीं देता है। तो इसलिए भारत ने एक सॉल्यूशन निकाला था कि हम सीधे अपने इस गुजरात वाले पोर्ट से या फिर मुंबई वाले पोर्ट से सीधे यहाँ से जो है अपना एक जो है कहा जाए पानी का जहाज जो है, ठीक है, माल ढुलाई के लिए, तो उस कार्गो जहाज को सीधे भेजेंगे कहाँ पे? ईरान में, ठीक है। ये आपका ईरान है, तो ईरान में इसलिए जो भारत ने वहाँ पे वहाँ की सरकार से यानी कि ईरान की सरकार से समझौता करके बनाया चाबहार पोर्ट यानी कि चाबहार बंदरगाह। और इसके बाद इस चाबहार पोर्ट से जो हमारा माल है जो कि भारत सरकार ने भेजा है ईरान में, कहाँ पे जाने के लिए? अफगानिस्तान में भेजने के लिए। तो देखिए अगर रेलवे से ढुलाई करवाते हैं तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा, बाकी ट्रक वगैरह में लादेंगे और उसको भेजेंगे अफगानिस्तान में तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, वो कोई भी सामान हो। तो इसीलिए भारत सरकार ने ईरान के साथ समझौता किया कि इस चाबहार पोर्ट से हमें एक रेलवे लाइन बनाएंगे जो कि जहदान से होते हुए जो है जो आपका दिलराम है, ठीक है, वहाँ तक जाएगा, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान में प्लेस है एक। तो ऐसे जो है ये रेलवे लाइन जो है ये हमारा जो माल ढुलाई इसको सुगम बना देगा। तो इसीलिए भारत सरकार ने ये सारे समझौते किए थे, लेकिन अब जो है ईरान ये पलट गया है क्योंकि चीन ने इसको पैसे का लालच दे दिया है, कुछ एग्रीमेंट वगैरह कर लिया है कि आओ हम तुमको बहुत बड़ा अमाउंट देते हैं ईरान को और तुम जो है भारत के साथ अपना समझौता रद्द कर लो। तो देखिए इसीलिए हाल ही में ईरान ने ये घोषणा की है कि वो जो है अब अकेले ही इस चाबहार रेल परियोजना को जो है पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ये परियोजना थी, ये रेलवे लाइन बनाने की, इसको क्या नाम दिया गया था? चाबहार रेल परियोजना। देखिए भारत के लिए ईरान का ये फैसला जो है ये सामरिक और रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और देखिए इस परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर ईरान में एक प्लेस है जिसका नाम है जहेदान, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है आपको। तो जहेदान इलाके तक इस रेल परियोजना को बनाई जानी है और इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान के जरान सीमा तक जो है बढ़ाए जाने की भी योजना थी। तो ये आपका थोड़ा सा मैप में आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जरान प्लेस है जो कि अफगानिस्तान में स्थित है और ये आपका जहेदान प्लेस है जो कि आपका ईरान में स्थित है। तो पहले ये परियोजना जहेदान तक थी, बाद में इसको कहा गया कि इसको अफगानिस्तान तक कनेक्ट कर देते हैं वहाँ के जरान प्लेस से, ठीक है, ताकि आसानी से माल ढुलाई को सुगम बनाया जा सके। तो ये सारा प्लानिंग था इंडिया का, लेकिन इसको जो है चीन चौपट करते नजर आ रहा है। तो मैं तो आपको कहूँगा कि जितनी भी चीनी वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार कीजिए, क्योंकि किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसके लिए भारत के प्रत्येक नागरिक का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए बिहारी में चीन ने हमारी सीमा पर कब्जा किया हुआ है और हमारे कुछ सैनिक भी शहीद हो गए थे। तो भारत के लिए जो है आप क्या कीजिए, मतलब अपने देश की रक्षा के लिए चीनी चीज़ों को बिल्कुल उसका बहिष्कृत कर दीजिए, ठीक है, उसको बहिष्कार कीजिए उसका। तो याद रखना अभी आपको हाल ही में जो आपका चाबहार रेल परियोजना है, तो इससे जो है ईरान ने भारत को बाहर कर दिया है। और ये चौथा प्रश्न है कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है ये कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो देखिए जो आपकी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है ये जो है 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। और देखिए अभी हाल ही में जो आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी सेक्टर है, तो इसकी एक दिग्गज कंपनी, इसका नाम है क्वालकॉम वेंचर्स, ठीक है। तो जो आपकी क्वालकॉम वेंचर्स है इसने जो है रिलायंस जियो में 730 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की थी और इसी के कारण रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है तो इसके जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर में बहुत बड़ा उछाल हुआ। तो इस 730 करोड़ रुपए के निवेश के बाद जो आपकी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड थी ये बन गई आपकी 12 लाख करोड़ रुपए की पहली भारतीय कंपनी। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप, ठीक है। और पांचवा प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को जो है ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो देखिए इंडियन रेलवे को टारगेट किया गया है 2030 तक जो है ग्रीन रेलवे बनाने का। ग्रीन रेलवे का मतलब यहाँ पे किससे है ये भी जान लीजिए। देखिए भारतीय रेलवे ने 2030 तक जो है विभिन्न उपायों को अपनाकर अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की पूरी तरीके से जो है योजना बनाई है और इस पूरी तरीके से हरित होने का जो लक्ष्य ये निर्धारित किया गया है 2030 तक, ठीक है। यानी कि 2030 तक भारत सरकार ने टारगेट किया है कि हम बहुत सारे ऐसे उपाय अपनाएंगे जिससे कार्बन का इमिशन कम हो। और आपको बता दूं जो भारतीय रेलवे है इसने जो है इस पहल के तहत
रेल लाइनों के विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता सुधारने, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करने जैसे उपायों को जो है अपनाए जाने का फैसला किया है। और ये भारतीय रेलवे ने जो आपकी बड़ी लाइन्स हैं इनके बारे में एक अनाउंसमेंट किया था, इससे पहले ही वो एग्जाम में पूछा भी गया था। देखिए भारतीय रेलवे ने जितनी भी बड़ी लाइन है भारत की, तो उन सभी मार्गों का जो है दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो ये टारगेट भी रखेगा कि 2023 तक जो है भारत सरकार का टारगेट है जितने भी बड़ी लाइनें हैं उन सभी का विद्युतीकरण करना। तो ये भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा ग्रीन रेलवे बनाने में, क्योंकि इससे कार्बन का इमिशन कम होगा, जो डीजल वाले इंजन है उनका उपयोग कम होगा। और छठा प्रश्न है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा? तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। याद रखिएगा कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जो आपका अमेरिका है ये जो है 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा। देखिए जितने लोगों का यूपी पीसीएस का या फिर एमपी पीसीएस का या फिर बिहार पीसीएस का या फिर किसी भी राज्य का पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है वो लोग इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि पीसीएस वाले खास तौर से इस प्रश्न में जो है फोकस करते हैं। बाकी जिनका बैंकिंग का एग्जाम है और एसएससी का जो सीजीएल और सीएचएल जो भी मतलब एग्जाम हो, ठीक है, एनडीए सीडीएस सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जो आपका अमेरिका है ये वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा। और देखिए ये लगातार दूसरा वित्तीय वर्ष है जब संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा। देखिए जो आपका इससे पहले वाला वित्तीय वर्ष था 2018-19, तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए इसने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चीन से जो है आगे निकला था। तो 2018-19 और 2019-20 दोनों ही वित्तीय वर्षों में अमेरिका जो है ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश था। ये नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। टोटल 6 प्रश्न, क्योंकि देखिए आज लाइट की बहुत समस्या है। मतलब कहा जाए तो मेरे इलाके में लगभग 24 घंटे से बिजली नहीं आई है, इन्वर्टर भी बैठ चुका है। तो आज का दिन मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे लैपटॉप की जो बैटरी है वो केवल और केवल जो है 48% थी, और इस 48% बैटरी में मैंने इतना कंटेंट तैयार कर लिया है। तो बाकी की जो कंटेंट बच रहे हैं उसको मैं कल के वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए बैटरी डाउन होने की वजह से जो है मैंने जो क्वेश्चन अपडेट है उसको अपडेट नहीं किया है, लेकिन पुराने प्रश्नों की एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन अपडेट आपके लिए है यह कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में जो है भारत की जो पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत है ये शुरू की गई है? इसका आंसर बताइए। दूसरा कि हाल ही में भारत ने किस देश से भारतीय सेना के लिए 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? आंसर बताइए। और तीसरा कि कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? आंसर बताइए। देखिए अभी शुरू में मैंने वीडियो के शुरू में इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताया भी था आपको, तो ये रिवीजन आपका हो गया। ये कभी शायद भूलेगा भी नहीं आपको। अब देखिए चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में चर्चा में रहे किस देश में स्थित हागिया सोफिया संग्रहालय को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में बदलने का फैसला सुनाया है? आंसर बताइए। पांचवा कि हाल ही में कौन दोबारा सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं? उत्तर बताइए। और कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालेगा, और जितने भी पुराने वीडियोस हैं उनको सभी को जो है देख के रिवाइज करते रहा कीजिए। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और एग्ज़ाम के समय में वर्कलोड कम होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितने भी लोग हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सोशल मीडिया लिंक पर क्लिक करके उन सभी को ज्वाइन भी कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद, जय भारत।